नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे शुरुआत देहरादून से बड़ी खबर, जहां धामी सरकार बजट की तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। राज्य के बजट में ज्ञान GYAN पर फोकस है। जी हां, बजट को लेकर सभी वर्गों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। कई मायनों में खास रहने वाला है राज्य का ये बजट। देखिए, आपको बता दें, केंद्रीय बजट के बाद अब धामी सरकार भी राज्य के बजट की तैयारियों में जुट गई है। वहीं राज्य बजट में केंद्र की झलक भी दिखेगी। इसके तहत केंद्र की मोदी सरकार ने जिस प्रकार गरीब, युवा, किसान और महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया है, प्रदेश की धामी सरकार का बजट भी इन 4 बिंदुओं पर ही केंद्रित होगा। इसी के साथ ही राज्य गठन का रजत जयंती वर्ष होने की वजह से इस वर्ष का बजट कई मायनों में खास रहने वाला है। वहीं राज्य के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य का बजट जन कल्याण की अवधारणा पर आधारित होगा। सभी वर्गों से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में 31 जनवरी को विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों से संवाद किया गया। सभी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। राजहित के हर सुझाव को बजट में लाया जाएगा। एक परंपरा बनाई थी 2022 के बाद। माननीय धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग जब बजट पेश करते हैं, उससे पहले तमाम हितधारकों से हम लोग संवाद करते हैं और इसके अलावा हम लोग सामान्य जनता से भी उनके सुझाव मांगते हैं। आज भी व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से 9 फरवरी तक सभी लोगों से हमने आमंत्रण दिया है कि आप आइए, अपना बजट के बारे में और जो अच्छे सुझाव दीजिए। और हितधारकों के साथ मेरा बैठना हुआ था 31 जनवरी को देहरादून में, और 10 विभिन्न क्षेत्रों के, जिसमें फैक्टर्स से मैंने लोगों को बुलाया था और उनसे संवाद किया था। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव उनके आए हैं। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, माना यह जा रहा है कि जो आगामी बजट है वो केंद्र की राह पर होगा। ये पूरा राज्य का बजट क्या माने? दीपिका, केंद्र की राह पर अब उत्तराखंड का भी बजट जारी होगा। 17 से 18 फरवरी को विधानसभा सत्र आयोजित होना है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने इस बात की घोषणा करी है कि जल्द से जल्द, क्योंकि 17-18 फरवरी को हम विधानसभा सत्र करा सकते हैं जिसमें बजट सत्र पास होगा उत्तराखंड के बजट को लेकर के। क्योंकि उत्तराखंड का बजट अभी जब पिछले साल की अगर हम बात करें तो उस शीतकालीन बजट सत्र जारी हुआ था जो गैरसैंण में आयोजित हुआ था, लेकिन फिलहाल अब राजधानी देहरादून में आयोजित होगा। और इसके अलावा बजट में कई सारे वर्गों को जो है इस बार ध्यान में रखा गया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी इस बात को बोला कि जो बजट इस बार उत्तराखंड का धामी सरकार का जो बजट आएगा उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई है और उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस है वो GYAN पे सबसे ज्यादा फोकस है, इस पे फोकस रखा गया। इसके अलावा चूंकि UCC लागू किया गया तो उस हिसाब से राज्य सरकार, जो लोग हैं, राज्य की जो प्रदेश की जो जनता है उसको कितना लाभ पहुंचा सकते हैं, किस प्रकार से लाभ पहुंचाना है, ये सारी चीजें, तमाम चीजें उस बजट में रखी गई है। और 17 से 18 और 19 फरवरी 3 दिन का ये बजट सत्र रहेगा। राजधानी देहरादून में विधानसभा में बजट सत्र आयोजित किया जाएगा। लेकिन इसी उसमें दीपिका, विपक्ष जो है वो बयानबाजी कर रहा है कि क्या ग्रीष्मकालीन जो राजधानी बनाई गई थी गैरसैंण, वहां पे सरकार नहीं जाना चाहती है, सरकार वहां बजट सत्र क्यों नहीं कराना चाहती। तमाम जो सवाल है वो विपक्ष अपनी तरफ से उठा रहा है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि हमें बजट सत्र कराना है, हमें ज्यादा पैसा, क्योंकि गैरसैंण जाते वक्त राज्य के अधिकारियों और उसमें जो राज्य में होने वाला खर्चा है वो जस्ट डबल हो जाता है। लेकिन राजधानी देहरादून में जब सत्र कराया जाता है तो वो उसका आधा ही खर्चा बैठता है। इसी वजह से राजधानी देहरादून में सत्र कराया जाएगा और विधानसभा में बजट सत्र पारित होगा। जी देखिए, गैरसैंण को राजधानी बनाना या फिर यहाँ पर सत्र को आहूत करना लंबे अरसे से, हम ये कह रहे हैं बहुत लंबे अरसे से विपक्ष मांग कर रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश यही होती है कि कम संसाधनों में काम पूरा हो जाए। हालांकि ये एक अलग विषय है, अलग मुद्दा है। हम ये भी देख पा रहे हैं, जैसे कि जिक्र आपने भी किया कि UCC का जिक्र है। आजादी के बाद ये पहला ऐसा राज्य बना जिसने UCC लागू किया। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है जो तमाम राज्यों को भी एक प्रेरणा दे रही है। इसके अलावा यदि हम प्रमुख बिंदुओं को देखते हैं इस बजट के अंदर, कितना भारी भरकम ये बजट होगा राज्य का, क्या इसका कोई अनुमान? इसके अलावा क्या क्या ऐसी बातें हैं या ऐसे प्रावधान हैं वो इस बजट के अंदर देखे जा सकते हैं? अनुज।
अनुज, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, तकनीकी खामी यहाँ पर नजर आ रही है। अनुज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? तो फिलहाल देखिए, जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि केंद्र की राह पर राज्य का ये बजट होगा, GYAN पर ये आधारित होगा। कितना भारी भरकम होगा ये तो पता चल ही जाएगा, चूंकि इस पर जाहिर सी बात है पूरे राज्य का आय व्यय का लेखा जोखा होगा। तो पूरे आने वाले जो साल है 2025-26 में किस तरीके से सरकार आय व्यय का लेखा जोखा रखेगी, क्या खर्च करेगी, किस पर व्यय करेगी, जनता को उसमें कितना फायदा होगा, इसका पूरा ब्यौरा रखा जाएगा। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र का बजट जारी हुआ है, कुछ ऐसा ही राज्य का बजट रह सकता है। अनुज के पास जुड़ना चाहेंगे। अनुज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तकनीकी खामी की वजह से अनुज से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिलहाल बजट पर सबकी निगाहें हैं। हालांकि विपक्ष का अपना ही डफली, अपनी ही राग। विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए, गैरसैंण जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी है उसे बनाना चाहिए, वहां पर बजट को आहूत, वहां पर सत्र को आहूत करना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे, बात करेंगे बसंत पंचमी की। हरिद्वार में बसंत पंचमी के मौके पर पहुंचे हैं भक्त। हर की पौड़ी में श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और देखिए, कुंभ महाकुंभ के चलते घाट पर कम लोग नजर आए हैं। फिलहाल हरिद्वार में बसंत पंचमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के चलते कम भक्त ही नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूं तो हमेशा गंगा घाटों पर भीड़ का आलम रहता है, लेकिन जब पवित्र दिन की बात आती है तब स्नान का महत्व और बढ़ जाता है। महाकुंभ में भी स्नान हुआ और इस बीच हर की पौड़ी का दृश्य आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तमाम श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पावन गंगा में स्नान कर रहे हैं। हालांकि माना यह जा रहा है कि जो संख्या है वो थोड़ी कम जरूर नजर आई। उत्तराखंड में 38वां नेशनल गेम्स लगातार जारी है। हरिद्वार में कबड्डी का आयोजन रोशनाबाद के स्टेडियम में खेला गया। मैच पुरुष वर्ग में यूपी टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला और महिला वर्ग से हिमाचल की टीम ने खिताब अपने नाम किया। तो फिलहाल उत्तराखंड में 38वां खेल चल रहा है। इसी क्रम में हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें यूपी में पुरुष वर्ग में यूपी की टीम ने चंडीगढ़ को 57-43 से हराया है। वहीं महिला वर्ग में हिमाचल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। इधर फाइनल मैच के बीच स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा रहा। मेरी टीम ने और कोचेज ने तो आज वो काम आई है, सफल हुई है। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लेना बहुत बड़ा इवेंट, मतलब बहुत बड़ी खुशी है नेशनल गेम में गोल्ड जीतना। और मैं इस चीज़ से ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैंने अपनी टीम को यही बोला था कि कोई परेशान नहीं है, मैं अगर कुछ गलती होती है, कुछ भी होता है, मैं जवाब दूंगा। कोचेज इतना अच्छा टीम को मैनेज कर रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे, तो सभी टीम ने प्रूव करके दिखाया है। और मैं अपने कोचेज को, टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा, सबसे बड़ा अपनी यूपी सरकार को, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। योगी सरकार हमारी, जो खुद मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है और नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल पे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ और जॉब बोली है। हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपके थ्रू मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ के हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, ऑडियंस के थ्रू भी और यहाँ के स्टाफ मेंबर सारे जितने भी थे, सबने बहुत प्यार दिया हमें और हमें जीत के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम तीसरी बार विन हुए हैं और हम अपनी विक्ट्री को कंटिन्यू कर पाए, तो बहुत ज़्यादा खुश है। और संजय पुंडे इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं हमारे सहयोगी। संजय, वाकई में हम खेलों को जब देखते हैं तो उत्साह का संचार हो जाता है। प्रदर्शन यहाँ पर तमाम राज्यों का काफी शानदार हो रहा है। फिलहाल जानकारी आपसे चाहेंगे, अपडेट आपसे चाहेंगे संजय। निश्चित तौर पर उत्तराखंड को 28वें खेलों की मेजबानी का मौका मिला है, तो ऐसे में सभी जनपदों में लगातार नेशनल खेल आयोजित किए जा रहे हैं। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में आप देख सकते हैं किस तरह तस्वीरों में जो खिलाड़ी हैं उनमें तो जबरदस्त जोश के साथ वो खेलों का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं जो दर्शक हैं वो भी काफी यहाँ कहीं ना कहीं उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर पुरुष वर्ग की बात की जाए तो पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश ने खिताब हासिल किया है, वहीं अगर महिला
वर्ग की बात की जाए तो महिला खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं जबरदस्त उत्साह के साथ जो महिलाएं यानी हिमाचल की टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ऐसे में यहाँ उनकी जो सुविधाएं हैं तो देख का हो रहा है। हालांकि सभी का खर्च राज्य सरकार उठा रही है। तो ऐसे में खिलाड़ी अपनी अपनी सरकारों का भी कहीं ना कहीं वाहवाही कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई कमी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सुरक्षा की बात की जाए या फिर उनकी रहने खाने की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ अच्छे ढंग से की गई है, यानी किसी भी तरह की यहाँ कमी देखने को नहीं मिल रही है। दीपिका, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कमी नहीं है, उत्साह चरम पर है। आम लोगों की भी हम यदि बात करते हैं उनमें उत्साह देखा जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि पूरे जो स्टेडियम्स हैं वो खचाखच भर जाते हैं। देखिए निश्चित तौर पर जब खेल शुरू होते हैं, क्योंकि कल 5वां दिन खेलों का था और कल कबड्डी का फाइनल मैच था, जिसमें कहीं ना कहीं यूपी को खिताब हासिल हुआ है, यानी जो पुरुष था वो यूपी की टीम ने जीता है। महिलाओं की बात की जाए तो यहाँ हिमाचल प्रदेश की जो उन्होंने जीता है, तो जो दर्शक थे वो काफी उत्साहित यहाँ देखने को दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि चप्पे चप्पे पर वहाँ कमान तैनात तमाम एजेंसियां लगी है, क्योंकि उत्तराखंड के सभी जनपदों में इस तरह की व्यवस्था की गई है। उनके रहने की खाने की तमाम व्यवस्थाएं की गई है। जी दीपिका, बिल्कुल जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ पर ये भी मानते हैं कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो इससे कितना कह सकते हैं कि अपने आप को जोड़ते हैं, क्योंकि हम ये देख पा रहे हैं चाहे वो यूसीसी हो, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो या फिर अन्य बात में, उत्तराखंड जो है धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप में सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर है। तो जाहिर सी बात है लोगों का जो उत्साह है वो इस वक्त कैसा महसूस कर पा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि ये पहली बार है कि उत्तराखंड को इस तरह के उत्तराखंड में इस तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं आकर इन खेलों का उद्घाटन किया था और 14 फरवरी तक ये खेल चलने वाले हैं। तो ऐसे में तमाम तरह के जो खेल हैं वो यहाँ उनका दमखम यानी जो खिलाड़ी है अपना दमखम दिखाएंगे। तो ऐसे में 5 दिन तक लगातार हमने देखा है कि कबड्डी का मैच चला है, हालांकि 8 मैच नहीं और कल से फिर कहीं ना कहीं नया खेल होगा। नए जो प्रदेश होंगे, अन्य प्रदेशों के जो खिलाड़ी है वो यहाँ भाग लेंगे। और कहीं ना कहीं इससे मैं एक बात और बता दें आपको दीपिका, कि उत्तराखंड के लिए कहीं ना कहीं निराश होने वाली बात है। हरिद्वार में हम देख रहे थे सेमीफाइनल तक भी उत्तराखंड के खिलाड़ी वो नहीं पहुंच पाए थे, जिससे कहीं ना कहीं उनके जो हाथ निराशा हाथ लगी है। ऐसे में उन्हें और मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे में जो अन्य प्रदेशियों के खिलाड़ी हैं वो यहाँ जबरदस्त उत्साह के साथ खेल रहे थे। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए उत्साह जो है चरम पर है। इधर देहरादून डीएम सविन बंसल की महत्व विशेष पहल और दिव्यांगों बुजुर्गों के लिए निर्देश भी हैं, जहां पर फरियादियों के लिए डेडिकेटेड गाड़ियों की सुविधा हुई है। जन सुनवाई के दौरान फरियादियों को अब सुविधा दी जाएगी। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में डीएम की विशेष पहल पर दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए डेडिकेटेड गाड़ियों की सुविधा दी गई है। दिव्यांग फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट या तहसील आते हैं तो अब अंदर तक जाने के लिए बुजुर्ग दिव्यांग महिलाओं को ये विशेष सुविधा प्रदान की जाएगी। एक डेडिकेटेड वाहन का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग काफ़ी संख्या में आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं, जिनकी कई समस्याएं होती हैं। विमेन सेल में उनको एस्कॉर्ट करना पड़ता है, सीनियर सिटीजन सेल में भेजना पड़ता है, विकास भवन में हमारे जितने भी सोशल बेनिफिट स्कीम्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पर भेजना पड़ता है। समाज कल्याण ऑफिस है या अन्य हमारे जितने भी जनपद में विभाग हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि बहुत से केसेस में उनके साथ कोई सहायक नहीं होता या उनके पास साधन नहीं होता जाने का, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सुविधा विकसित। विकास नगर में मनाया गया वर्ल्ड वैलेंटाइन डे। प्रदेश में कई जगह कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। बच्चों ने ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लिया। प्रतियोगिता बनाई गई हैं प्रकृति की तस्वीरें। सांस्कृतिक कलाकार कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस बीच आपको बता दें कि तमाम कार्यक्रमों की तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए वेटलैंड डे जो मनाया गया और इस बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकियां दिखी हैं। तो उत्तराखंड के विकास नगर में रामसर साइट आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व पर वर्ल्ड वेटलैंड्स डे को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कई खास कार्यक्रम इस मौके पर आयोजित किए गए हैं। रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई।
ड्राइंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें कई बच्चों ने हिस्सा लिया। खास करके उत्तराखंड जिसमें कि लगभग 70% जो जगह है वो फॉरेस्ट बाउंड है। तो वैसी स्थिति में फॉरेस्ट वेटलैंड भी अगर हम माने तो वेटलैंड भी उसी का एक काइंड है, का एक रूप है। तो इसीलिए हमें वेटलैंड को तो न केवल संरक्षित करना है, संवर्धित भी करना है। हाँ, निश्चित रूप से चुनौतियां हैं जैसा कि आपने कहा, लेकिन उन चुनौतियों के लिए हम पूरी तरह से लगातार कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और आपने देखा होगा कि इतने सारे फॉरेस्ट लैंड कन्वर्जन के बाद भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट के का हमारा जो कवर है वो उसमें वृद्धि हुई है। इधर लक्सर महर्षि भागीरथ की मूर्ति का अनावरण हुआ है। विधायक उमेश कुमार की पत्नी कार्यक्रम में शामिल रही। सोनिया शर्मा ने मूर्ति का अनावरण किया। विधायक उमेश शर्मा इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। तो फिलहाल देखिए, लक्सर में भागीरथी सैनी विशाल महासभा द्वारा महाराज भागीरथ की प्रतिमा की स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें खानपुर विधायक की उमेश कुमार की पत्नी मुख्य अतिथि थी। सूत्रों की माने तो विधायक को पुलिस ने देहरादून में उनके आवास पर ही अरेस्ट कर रखा है। उनके न पहुंचने पर उनकी पत्नी सोनिया शर्मा ने प्रतिमा का अनावरण किया है। इस दौरान विधायक की पत्नी सोनिया शर्मा ने कहा कि महापुरुष कोई भी रहे हों, उनकी एक जाति समाज से जोड़कर देखना सही नहीं, क्योंकि उनके विचारों और कार्यों से पूरी दुनिया को फायदा हुआ है, लेकिन तरक्की के लिए शिक्षित होना बहुत जरूरी है। गौसार खाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में आज हमने महाराजा भगीरथ की मूर्ति का अनावरण जो यहाँ लक्सर में किया है, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर सर्व समाज को जोड़ने के लिए महाराजा भगीरथ पतित पावनी माँ गंगा को जब लाए थे, तो विश्व के अंदर प्रत्येक व्यक्ति उस गंगा से पवित्र होकर के मन पवित्र करता है, और उसी गंगा को लाने वाले महाराजा भगीरथ की आज मूर्ति का अनावरण हुआ है। ये संदेश हम पूरे विश्व में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहना चाहते हैं, ताकि सब लोग इसी तरह रहें, जिस तरह से एक गंगा में आकर के सब लोग पवित्र महागंगा का सेवन करते हैं, उसी तरह से इनके मन भी मिले हो, तन भी मिले हो, और ये हम बढ़े, भारत बढ़े, हमारा हिंदुस्तान। महाराजा भगीरथ विशाल सैनी समाज द्वारा और उमेश कुमार विधायक जी के सहयोग के द्वारा हमारी मूर्ति का उद्घाटन हुआ है, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और आपने देख भी लिया पूरे लक्सर में हमारा समाज, कितना समाज आज उद्घाटन के मौके पर पहुंचा है, और आपने प्रोग्राम की पूरी व्यवस्था भी देखी और सब चीज़ देखा। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इधर हल्द्वानी में ध्यानी मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विवाहित बेटियों को आमंत्रित किया गया है। खिचड़ी भोज के जरिए बेटियों का सम्मान है। जोहा शौका समुदाय के लोग करते हैं आयोजन। पिछले 19 सालों में मनाया जा रहा है सामूहिक कार्यक्रम। तो हल्द्वानी में माघ के महीने में खिचड़ी भोज कराने की परंपरा सदियों पुरानी है। पिथौरागढ़ जिले के सीमांत इलाके में मुंसियारी का जौहार शौका समुदाय पिछले 19 सालों से ध्यान यानी कि बेटियों का मिलन कार्यक्रम का आयोजन करवाता रहा है, और इसी में सभी परिवार अपने घर में सभी विवाहित बेटियों को उनके मायके आमंत्रित करते हैं, उन्हें खिचड़ी देते हैं। अब ये आयोजन व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होने लगा है। तो यही है कि हम लोगों को जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिलना, क्योंकि हम लोग बहुत इधर उधर रहते तो एक साथ नहीं मिल पाते, तो इसलिए इस तरह के आयोजन के द्वारा हम लोग हमारी संस्कृति को बचाना चाहते कि हमारे पूर्वजों का क्या था और क्या है, और हम अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहते हैं, तो यही रीज़न है। अच्छा, खिचड़ी भोज माघ के महीने में मनाई जाती है। जब से संक्रांति लगती है पूरे एक महीने खिचड़ी बनाई जाती है, और इसमें अपनी जो बेटियाँ होती हैं जिनको आप कन्यादान के थ्रू और दूसरे परिवारों में भेजते हैं, तो उन्हें हम आमंत्रित करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, और उनकी खूब आओ भगत की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है, और जो भी होस्ट हैं उनसे वो उनके लिए जो भी करना चाहते हैं, उनका प्रेम जो भी है उसको प्रकट करने का एक खिचड़ी भोग बेसिकली हमारे पौराणिक जो हमारे रीति रिवाज थे पुराने समय से, उसको आगे बढ़ाना है हमें। हमारे धैनी को पहले माघ के महीने में खिचड़ी बनाते थे, उसके बाद चैत के महीने में हम गिफ्ट देते थे, उनको भिठोली देते थे। वो परंपरा अब गांव से हम बाहर आ गए, दूर दूर से भी बैठ गए, तो यहाँ एक सामूहिक रूप में हम खिचड़ी भोज करते हैं उसको। जोहार में हम लोग जो जोहारी हैं, शौका समाज है, ये विगत कई वर्ष शताब्दी से ये चला आ रहा है।
इसमें माघ महीने में हम लोग अपने बहनी बेटियों को और अपने परिवार के साथ उनको खिचड़ी भोज के लिए बुलाते हैं। पहले हम लोग इंडिविजुअल बुलाते थे, व्यक्तिगत बुलाते थे, लेकिन उसमें कई लोगों के परिवार नहीं होते हैं, कई लोगों की बहनी बेटियाँ यहाँ पर नहीं होती हैं, तो इसलिए हमने पिछले विगत 18 साल से ये हम सामूहिक रूप से मना रहे हैं। इधर देहरादून में 38वां राष्ट्रीय खेल जारी है। महाराणा प्रताप कॉम्प्लेक्स में आयोजित होगा। वॉलंटियर्स और दर्शकों के लिए साइकिल की सुविधा रहेगी। इस पहल का उद्देश्य लोगों को फिट करना है। देखिए, उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से 38वें राष्ट्रीय खेलों को और अधिक पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यप्रद बनाने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोर टीम वॉलंटियर्स और दर्शकों के लिए साइकिल सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस पहल का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करना बल्कि लोगों को फिट और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इसके माध्यम से दर्शक और वॉलंटियर खेल परिसर के विभिन्न स्थलों तक साइकिल से आसानी से पहुंच सकेंगे। इसके ट्रैफिक कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ये उत्तराखंड सरकार की पर्यावरण संरक्षण नीति को साकार करने की नई दिशा में का महत्वपूर्ण कदम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार खेलों को सुचारू रूप से आयोजित करने और खिलाड़ियों दर्शकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के निरंतर प्रयासरत है। इस पहल से न केवल राष्ट्रीय खेल को एक नया रूप मिलेगा बल्कि उत्तराखंड को पर्यावरण अनुकूल स्वास्थ्यप्रद खेल आयोजकों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए सहायक भी होगा। और इसी के साथ राजधानी एक्सप्रेस में अभी के लिए बस इतना ही।